So let's continue with the fourth lecture of the Muslim law. हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं. अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और सारे लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए. अभी तक हम लोगों ने मुस्लिम लॉ में पढ़ा कि कौन मुस्लिम होते हैं, किस तरीके से उनका सेक्शन डिवाइड किया गया है और स्कूल्स कौन कौन से हैं और मैरिज में क्या क्या चीजें जरूरी है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था असेंशियल्स ऑफ मैरिज. इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि जैसे हमने पढ़ा मुस्लिम लॉ में मुस्लिम मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. निकाह जो होता है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट के अगर सारे एसेंशियल्स कंप्लीट कर दिए जाएं तो फिर मैरिज सोलेमनाइज हो जाती है. तो आज के इस लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है. आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जो एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो सारी चीजें पूरी हो जाने से सिर्फ मैरिज सोलेमनाइज हो जाती है. इसके अंदर भी कुछ बार्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. तो आज का लेक्चर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बिकॉज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इद्दत क्या होता है और कौन कौन से बार्स जो हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं स्पेशली रिलेटेड टू द मुस्लिम मैरिज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपको पता चल रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है बार्स टू मुस्लिम मैरिज. अब यदि हमने कहा कि एवरी मैरिज जिसके अंदर एसेंशियल्स कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीट हो जाने से ही मैरिज सोलेमनाइज नहीं हो जाती है, उसके लिए मुझे इन बार्स को भी चेक करना पड़ता है कि कहीं यहाँ पर तो कुछ वाइलेशन नहीं हो रहा. दो तरीके के बार्स होते हैं जिनकी वजह से मैरिज जो है वो वॉइड या फिर इरेगुलर कहलाई जा सकती है. पहली जिसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट बार, दूसरा जिसको हम कहते हैं परपेचुअल बार. देखिए एब्सोल्यूट बार से मैरिज बिल्कुल वॉइड हो जाती है. यदि वो बार है, वो एग्जिस्ट करता है तो एब्सोल्यूटली मैरिज इज वॉइड, उसका कोई वजूद नहीं है. लेकिन परपेचुअल बार का मतलब है कि परपेचुअलिटी से उसको हम लोग इरेगुलर कह सकते हैं कि यदि आप उस चीज को फिक्स कर दें तो वो ठीक की जा सकती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट बार. एब्सोल्यूट बार के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एब्सोल्यूट बार जैसे मैंने आपको बताया कि यदि एब्सोल्यूट बार है तो मैरिज एब्सोल्यूटली वॉइड कहलाएगी. ओके जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, देयर इज एन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन फॉर अ मुस्लिम टू मैरी अ पर्सन विद इन हिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि यदि हमने हिंदू लॉ पढ़ा है तो वहां पे तो हमें साफ साफ सपंडा की बात करता है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की बात करता है, लेकिन मुस्लिम मैरिज में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का एज सच कहीं मेंशन नहीं है एक्सेप्ट where we learn about bars to Muslim marriage. So prohibited relationship Muslim marriage में कौन कौन से होते हैं? Prohibited relationship तीन तरीके से डिवाइड किए गए हैं. क्या? Consanguinity, affinity and fosterage. Consanguinity, affinity and fosterage. एक एक को समझते हैं क्या क्या कह रहा है. Consanguinity का मतलब क्या होता है? ऐसे रिश्ते जो कि बाय ब्लड, कैसे रिश्ते? ऐसे रिश्ते जो कि आपको बाय ब्लड मिले हैं. जब आपका जन्म हुआ था तो आपके बाय ब्लड आपके बहुत सारे रिलेशनशिप बने हैं, जैसे आपकी मदर, आपके फादर, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी सगी बहन. ये सारे जो रिश्ते हैं, आपका भाई, ये सारे जो रिश्ते हैं ये आपको बाय ब्लड मिले हैं. और ये बाय ब्लड रिलेशनशिप में आपकी बेटी, ये सारे जो रिलेशनशिप होंगे ये रिलेशनशिप आपके कॉन्सैग्युनिटी के रिलेशनशिप कहलाएंगे. और यहाँ पर एनी मुस्लिम मैन कैन नॉट गेट मैरिड. जैसे कि हमने लिखा क्या कि अ मुस्लिम मेल इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग द फॉलोइंग ब्लड रिलेशंस. मदर हो गई, मदर, ग्रैंड मदर, और जितना मर्जी ऊपर चले जाइए, मतलब मदर की मदर, मदर की मदर, मदर की मदर, यू कैन नॉट गेट मैरिड. डॉटर, ग्रैंड डॉटर, जितना मर्जी नीचे चले जाइए, डॉटर की डॉटर, डॉटर की डॉटर, सिस्टर, फुल हो, हाफ हो, कैसी भी, यूट्रिन कैसी भी, नीस, आंट, यू कैन नॉट गेट मैरिड. हालांकि कहता है कि यस यू कैन गेट मैरिड टू योर मामी और योर चाची बिकॉज दे आर नॉट योर ब्लड रिलेशनशिप, है ना, वो तो बाहर से आए हैं. मामा इज द ब्लड वन बट मामी इज द वन, और चाची जो है, ये दोनों रिश्ते आपके ब्लड के रिलेशनशिप नहीं होते. यू कैन गेट मैरिड. सो क्या बोल रहा है, कॉन्सैग्युनिटी के अंदर वो रिलेशनशिप जो कि आपको बाय ब्लड मिले हैं. दूसरा एफिनिटी. एफिनिटी का मतलब होता है, लिटरली मीनिंग इज नियरनेस, करीबी.
तो वो वाले रिलेशनशिप जो आपको आपकी स्पाउस की वजह से मिले हैं, जब आपकी शादी होती है तो आपको बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो बिकॉज ऑफ योर स्पाउस यू गेट, नॉट बाय ब्लड बट बाय स्पाउस, जस्ट अ सेकंड, बट बाय स्पाउस यू गेट। ओके, सो कौन से ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एफिनिटी। पढ़ते हैं जरा। एफिनिटी का मतलब होता है नियरनेस। इट इज क्रिएटेड थ्रू मैरिज। अ मुस्लिम इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग सर्टेन पर्सन रिलेशनशिप विद whom arises a contract मैरिज वैलिड और इनवैलिड। कौन कौन से? ऑब्वियसली अब वाइफ की मदर और उसकी ग्रैंड मदर, सेम जो हम लोगों ने कंसैग्निटी में पढ़ा वही वाइफ के लिए अप्लाई हो जाएगा कि वाइफ के वैसे रिश्ते जो होंगे वो एफिनिटी में अप्लाई होंगे, आप वहां पे शादी नहीं कर सकते। थर्ड इज फॉस्टरेज। फॉस्टरेज को समझते हैं। फॉस्टरेज का रिलेशनशिप तब बनता है जब कभी भी किसी ने भी 2 साल की उम्र तक किसी ने उसको ब्रेस्ट फीड किया हो, किसी ने उसका दूध पिलाया हो, किसी ने उसको ब्रेस्ट फीड किया हो, देन दैट मदर अपार्ट फ्रॉम हिज ओन मदर, देन दैट वुमन विल बी नोन एज हिज फॉस्टरेज मदर। फॉस्टर मदर। तो ये जो रिलेशनशिप बनते हैं वो फॉस्टरेज के कहलाते हैं। यहां पर भी आप शादी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट वॉइड बार टू मुस्लिम मैरिज है। पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है। Where a child under the age of 2 years has sucked the milk of any mother other than his own woman and own mother, such a woman is known as foster mother of that child. Okay, you cannot get married. आगे बोल रहा है, ये तो हमारे हो गए एब्सोल्यूट बार। अब हम बात करते हैं रिलेटिव बार की। रिलेटिव बार में मैरिज अक्सर इरेगुलर होती है, कभी कभी वॉइड भी हो जाती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला है रिलेटिव बार में अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन को आप सिंपल हिंदी भाषा में समझते हैं। अनलॉफुल कंजंक्शन का मतलब होता है कि आप 2 सगी बहनों से शादी नहीं कर सकते। सिंपल, आप 2 सगी बहनों से, क्योंकि उनका आपस में कॉन्सैग्युनिटी का रिलेशनशिप है, आप उनसे शादी नहीं कर सकते। हालांकि यदि एक की डेथ हो जाती है और दूसरी मतलब आप then you can get married to the real sister of the one who was your wife but she is no more, then only it is possible. Otherwise in the living span of lifetime you cannot get married to real sisters. This is called unlawful conjunction. Marrying with the 5th wife, जैसे हमें पता है कि पॉलीगैमी अलाउ करता है मुस्लिम लॉ, 4 शादियां अलाउ करता है, तो आप 5th वाइफ सिर्फ तभी ला सकते हो जब कभी या तो 4th की मतलब चारों में से किसी की डेथ हो जाए या डाइवोर्स दे दिया। इन द लाइफ एग्जिस्टिंग स्पैन यू कैन नॉट गेट मैरिड टू द 5th वाइफ। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कॉम्पिटेंट विटनेस, आपको पता ही है कि सुन्नी लॉ में विटनेस होने की जरूरत होती है। जब तक 2 मेल या फिर 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस नहीं होंगे तब तक मैरिज कंसुमेट नहीं, वो सोलेमनाइज नहीं हो सकती है। मैरिज ऑफ अ मुस्लिम मेजर विदाउट हिज और हर कंसेंट, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया है कि मुस्लिम मेल और मुस्लिम फीमेल कोई भी हो, अगर वो मेजर है, मेजर का मतलब ही और शी हैज अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, देन उसका कंसेंट होना जरूरी है। नहीं होगा तो मैरिज इरेगुलर कहलाएगी। डिफरेंस ऑफ रिलीजन है, आपको पता है कि किताबिया और नॉन किताबिया रिलेशनशिप की हम लोगों ने बात की थी पहले लेक्चर्स में। तो सुन्नी मेल जो होते हैं वो किताबिया से शादी कर सकते हैं, वैलिडली मैरी अ किताबिया। किताबिया का मतलब है कोई भी ऐसा रिलीजन जो कि किताब को फॉलो करता है, किसी एक होली बुक को फॉलो करता है, वहीं से ही अपनी सारी चीजें डिराइव करता है, जैसे कि जूइश, क्रिश्चियन, जो भी रिलेशनशिप है, एक्सेप्ट सिख। हालांकि सिख्स जो है वो सो कॉल्ड किसी किताब को फॉलो करते हैं, बट वो किताबी रिलीजन में नहीं आते हैं, दे आर कंसिडर्ड अंडर हिंदू। ओके, बट अब इसमें क्या बोला है कि जो सुन्नी मेल है वो किताबिया से शादी कर सकता है, लेकिन आइडोलेट्रस से शादी नहीं कर सकता। किसी भी मूर्ति पूजक जो कि हिंदू स्पेशली माने जाते हैं उनसे शादी नहीं कर सकता है। सुन्नी फीमेल तो किसी से भी नहीं कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम से ही करेगी। शी कैन नॉट गेट मैरिड टू एनी नॉन मुस्लिम, वेदर किताबिया और नॉन किताबिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिया में तो कोई मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता। बट हाँ,
मुस्लिम मेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकता है, जिसको हम मूता मैरिज बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे अलग से, एक और लेक्चर बनाएंगे हम आपके लिए। मूता मैरिज होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, किसी स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए मैरिज की जाती है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड इद्दत, मैरिज विद द वुमन अंडरगोइंग इद्दत। तो चलिए समझते हैं इद्दत होता क्या है। देखिए इद्दत क्या होता है कि जब कभी भी किसी वुमन, किसी मुस्लिम वुमन ही इद्दत करती है, मुस्लिम वुमन को या तो उसको तलाक दे दिया गया है या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, इन दोनों केसेस में हम इस चीज की श्योरिटी करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वुमन पहले से प्रेग्नेंट है। यदि वो दूसरी शादी कर लेगी और वो पहले से प्रेग्नेंट हुई तो पेरेंट एज की श्योरिटी नहीं मिल पाएगी कि एक्चुअली पेरेंट कौन है। एक्चुअली ये ऐसे ही लिखा है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। तो पेरेंट एज की श्योरिटी के लिए इद्दत को परफॉर्म किया जाता है। अब समझते हैं कि इद्दत जो होता है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है। इद्दत को स्पेसिफिकली 3 लूनर साइकिल्स तक परफॉर्म किया जाता है। द वुमन जिसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आते होंगे, वो अगर उसको डाइवोर्स मिला है, अगर उसको डाइवोर्स मिल गया है तो उसके 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक वो इद्दत को परफॉर्म करेगी। इद्दत का मतलब होता है द टाइम ऑफ प्योरिटी, द टाइम वेयर देयर इज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, द टाइम वेयर शी इज अंडर द प्योरिफिकेशन एंड मेकिंग श्योर दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट। ओके, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक उसको परफॉर्म करेगी। यदि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं तो वो 3 लूनर साइकिल तक इद्दत को परफॉर्म करेगी। लेकिन यदि उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, हाँ उसको डाइवोर्स मिला तो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल या लूनर साइकिल, लेकिन यदि उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तो उसके इद्दत का पीरियड होगा 4 महीने 10 दिन। ओके, इज दैट क्लियर? 4 महीने 10 दिन। लेकिन एक और केस लेते हैं, यदि ऐसा हुआ कि उसका डाइवोर्स हुआ था और वो इद्दत का ड्यूरेशन चल ही रहा था, मतलब वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक इद्दत के पीरियड पे थी और बीच में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इस केस में उसको फ्रेश इद्दत स्टार्ट करना पड़ेगा 4 महीने 10 दिन का, ठीक है। अब एक और हम बात करते हैं इसके अंदर, यदि जो इद्दत होता है वो कब से शुरू होता है। इद्दत शुरू होता है द टाइम द मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड, नॉट फ्रॉम द टाइम वेयर शी हैज गॉट द इंफॉर्मेशन। मान लीजिए 1 जनवरी को मेरी मैरिज डिसॉल्व हो गई, किसी भी रीजन से मेरे को तलाक दे दिया गया था 1 जनवरी को, लेकिन ये खबर मेरे पास पहुंची 29 फरवरी को, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास लीप ईयर है, ऑटोमेटिकली मेरा 2 महीने का इद्दत कंप्लीट हो चुका है। मैं जो टाइम पीरियड है जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास इंफॉर्मेशन कब आई। हो सकता है कि कभी इंफॉर्मेशन आपके इद्दत पीरियड के ऑटोमेटिकली खत्म होने के बाद भी आ सकती है। अगर किसी मुस्लिम मेल की डेथ हो चुकी है 4 महीने 10 दिन पहले और वाइफ को आज पता चला है, तो आज वाइफ को इद्दत पे बैठने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसके इद्दत का पीरियड माना गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इद्दत इज। एक बार जरा इसमें एक इंपॉर्टेंट एक आधा पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, द पीरियड ऑफ इद्दत कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द वुमन गेट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिवोर्स of the death. If the information of the divorce or the death does not reach the wife until the expiration of the iddat period, she is not bound to perform any iddat. ठीक है। अब इसके अंदर एक और बात आती है कि यदि मैरिज जो है, देखिए डेथ हुई है तो इद्दत आपको पूरा करना पड़ेगा 4 महीने 10 दिन का, चाहे कंजुमेशन मैरिज का हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन यदि मैरिज का कंजुमेशन नहीं हुआ है और डाइवोर्स मिला है तो आपको इद्दत करने की जरूरत नहीं है। द वुमन कैन मैरी इमीडिएटली। क्या बोला यहाँ पे, पढ़िए जरा इस पॉइंट को। इन केस ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी हैज टू ऑब्जर्व इद्दत वेदर कंजुमेटेड और नॉट, बट इन केस ऑफ द डाइवोर्स इफ देयर वाज नो कंजुमेशन देयर इज नो इद्दत, शी कैन मैरी इमीडिएटली, ठीक है। आई होप आपको इद्दत का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। आपको बार्स टू मुस्लिम मैरिज, कंसाग्निटी, एफिनिटी और फॉस्ट्रेट समझ आ गया है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है वैसे तो, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, अच्छे से पढ़िए, साथ साथ में नोट्स बनाइए। आई होप यू आर लाइकिंग इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए बाय बाय।